हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द मानवा एनालिस्ट पर। आज जो मैं मानवा लेकर आया हूँ, यह एक जबरदस्त मानवा है। जो इसका एमसी है, वह ह्यूमन काइंड का लास्ट सेवियर होता है, बट इन द एंड वह भी रैग्नारोक के कारण बच नहीं पाता और वह मरने के बाद किसी तरह रिइंकार्नेट हो जाता है। फिर उसे मिलता है ह्यूमन काइंड को बचाने का सेकंड चांस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस सीरीज की शुरुआत में कोई कहता है तो यह यहीं खत्म होता है। आई एम सॉरी एवरीवन, मैं बहुत वीक था। क्रिश को हीरो होना चाहिए था, मुझे नहीं। तभी एक लड़की कहती है, प्लीज ऐसा मत कहो इवान, हम सभी ने अपना बेस्ट दिया। फिर एक लड़का कहता है, बेशक, अगर सर क्रिश जो कि एक जीनियस है, इन्होंने स्वॉर्डमैनशिप कुछ टाइम पहले ही सीख ली होती, वह 9 स्टार को पार करके 10 स्टार हीरो बन सकते थे। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या आप दोनों डिस्ट्रक्शन को रोकने में एबल नहीं होते। क्रिश कहता है, मेरे क्रेजी टैलेंट को थैंक यू, जो मुझे कुछ भी इंस्टेंट सीखने में हेल्प करता है। मैं अपने पीछे उपलब्धियों की एक ग्रैंड लेगेसी छोड़ने में एबल था और यह निकनेम मुझे दिया गया इस ग्रेट एक्स्ट्रा की जर्नी में। यह सब एक दिन शुरू हुआ जब मैं 20 साल का था, जब मैं अपने कर्स्ड क्लैन से भाग आया था और पिछड़े इलाकों में काम करते हुए सफलता का सपना देखा था। लेकिन तभी अचानक मैजिक एम्पायर पर डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने अटैक कर दिया, जिसका नाम केज ऑफ डिस्ट्रक्शन था। फिर अगले सीन में देखते हैं कि कुछ लोग नोटिस बोर्ड के सामने खड़े होते हैं। नोटिस में लिखा होता है, एक ऐसी पार्टी के लिए रिक्रूटमेंट जो हीरो के साथ ट्रैवल करेगी। फिर हमें वही गोल्डन हेयर वाला लड़का दिखाया जाता है। मैं बता दूं कि यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। क्रिश कहता है, ठीक है, यह लाइफ में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है। मैं ग्रेटनेस प्राप्त करूंगा और जब वॉर ओवर हो जाएगी तो मैं अपने दिल की संतुष्टि के लिए वेल्थ एंड होनर को एंजॉय करूंगा। लेकिन एंड में हम फेल हो गए और लाइट का एम्पायर आखिरकार डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में चला गया। अगर मेरा बस चले तो मैं समय को पीछे मोड़ना चाहूंगा ताकि सर क्रिस को हीरो के रूप में चुना जा सके। तभी कोई कहता है, क्या हीरो? भले ही तुम टाइम को पीछे मोड़ सको, लेकिन मेरी यह सब दोबारा करने की कोई इच्छा नहीं है। एक ही लाइफ की सफरिंग इनफ है और वैसे भी इस टाइम इसके बारे में दिन में ड्रीम देखने का कोई मतलब नहीं है। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब यह वर्ल्ड जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रियली में यही है। क्रिश कहता है, मेरी नेक्स्ट लाइफ में ऐसा नहीं है कि यह एग्जिस्टेंस में है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आशा करता हूँ कि मैं किसी रिच फैमिली में जन्म लूंगा। यह मेरी लास्ट थॉट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, क्रिश अपने हाथ को देखकर चौंक जाता है और मन में सोचते हुए कहता है, मैं रिइंकार्नेट हो गया। फिर क्रिश बताता है, मैं मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर की बॉडी में बोर्न हुआ था। यह प्लेस डार्क मैजिक क्लैन है। जैसे कि इसके ओमनियस नाम से पता चलता है, यह उन 12 क्लैन में से एक है जो मैजिक एम्पायर का सपोर्ट करते हैं। जो कुछ मैं समझ सका उसके अनुसार मैं टाइम में 15 साल पीछे रिइंकार्नेट हुआ हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं केज ऑफ डिस्ट्रक्शन की शुरुआत से 5 साल पहले वापस चला आया हूँ और यहाँ मैंने सोचा कि मैंने यह सब अपने पिछले जीवन में एक्सपीरियंस किया था। कभी उम्मीद नहीं की थी कि डीमन बीस्ट गार्डन की देखभाल करेंगे। फिर अपने फेस को मिरर में देखते हुए कहता है, और ऊपर से मैं जानता हूँ यह बास्टर्ड कौन है, क्रिश्चियन वैन बैरन कजार। मैंने अपनी पिछली लाइफ में इसके बारे में सुना था। यह अपने मिडल नेम में नोबल वैन के साथ, क्या वह एक ब्रांच फैमिली का शैतान है? वह फॉक्स गर्ल कहती है, यह ठीक है। फिर क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, काउंट कजार का हाउस बैरन काउंटी या डार्क मैजिक लैंड की एक ब्रांच फैमिली है, तो क्या यह रिलेटिवली एक वीक क्लैन है? नहीं। अगर यह एक ब्रांच फैमिली है लेकिन डार्क मैजिक क्लैन में इसकी अच्छी कंडीशन है, यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वे कितने रिच हैं। मुझे डाउट है कि आपको मैजिक एम्पायर में कोई ऐसा शैतान मिलेगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। फिर क्रिश कहता है, मैंने सुना है कि उनके दो पोटेंशियल सक्सेसर हैं, लेकिन बेटों में सबसे बड़ा क्रिश्चियन बास्टर्ड्स के बीच एक रियल बास्टर्ड है। वह हमेशा ट्रबल कोज करता रहता है। काउंट कजार ने भी आखिरकार हार मान ली।
तभी वह फोक्स कहती है, खैर, हालांकि इस टाइम ये सब ओल्ड न्यूज है। क्रिश कहता है, क्यों, क्या वह सुधर गया? फोक्स गर्ल कहती है, नहीं, उसका मर्डर उसके रिलेटिव्स ने कर दिया। यह सुनकर क्रिश हैरान हो जाता है और फिर प्रेजेंट सीन में क्रिश मिरर पर मुक्का मारते हुए कहता है, डैम इट, मैं तो बस एक पुरानी रिच फैमिली का सन बनना चाहता था। मुझे बस यहाँ वापस लौटना था। यहाँ क्यों? क्यों इस बास्टर्ड की बॉडी में? इस बास्टर्ड को डेथ क्यों दी गई? क्रिश परेशान होते हुए कहता है, हाँ, मैं क्या करूं? सोचो क्रिश, सोचो। फिर क्रिश बताता है, 3 दिन पहले मैं इस बॉडी में अवेक हुआ, जिसका नाम कोइंसिडेंटली मेरे नाम के सिमिलर है, और क्रिश्चियन 2 साल में मर जाएगा। फैक्ट यह है कि इसे काउंट कजार के हाउस में ही किल कर दिया गया, एक ऐसी फैमिली जो हॉनर में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। शायद इसका मतलब यह है कि यह आदमी बिल्कुल निकम्मा था, इसलिए अगर मैं अच्छा और क्वाइट रहूं तो शायद मैं अपनी डेथ से बच सकूं। फिर क्रिश कहता है, हाँ, जब से मैं एक रिच बच्चे के रूप में अवेक हुआ हूं, मुझे बस अपना ध्यान रखना चाहिए और वेल्थ एंड होनर को एंजॉय करना चाहिए। तभी क्रिश अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, लेकिन ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है रैग्नारोक, द एंड ऑफ वर्ल्ड और वॉर स्टार्ट का रीजन, डेमन किंग ऑफ कार्नेज। रैग्नारोक को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस के रूप में रखना था। जब तक हमें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और डोमिनियन ऑफ लाइट, मैजिक एम्पायर दोनों। इसलिए अगर मैं जीवित रहना चाहता हूँ तो मुझे एपोक्लिप्स को रोकना होगा। डेमन किंग ऑफ कार्नेज एक बात है, यह देखते हुए कि वह एक्चुअली वॉर स्टार्ट करने वाला था, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैजिक एम्पायर के काउंटलेस शैतान उनके प्रति लॉयल हैं। इसे रोकने के लिए मुझे डीमन किंग ऑफ कार्नेज से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है, मुझे डीमन एम्परर बनना है और मैजिक एम्पायर के पिनेकल पर बैठना है। केज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले मुझे 5 साल का टाइम दिया गया है, शायद इसे एक बार आजमाया जाए, और अगर मैं सफल हो गया तो यह मेंशन ही नहीं, पूरा मैजिक एम्पायर मेरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काउंट कजार क्रिस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने के लिए कहा था, और क्रिश काउंट कजार के सामने घुटनों के बल बैठा होता है। काउंट कजार कहता है, उस इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद अपना चेहरा यहाँ दिखाने के लिए क्या तुमको कोई शर्म नहीं है? और गुस्से से क्रिस को देखते हुए कहता है, अगर तुमने एक बार भी गलत काम किया तो मैं पर्सनली तुम्हारा सिर काट डालूंगा। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, काउंट कजार उसके पास एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग ऑरा है। क्रिश काउंट कजार से कहता है, फादर, मैं अब तक किए गए सभी गलत कामों के लिए माफी मांगने आया हूँ। क्रिश मन में सोचते हुए बताता है कि अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्रिश्चियन द्वारा बनाई गई इस गुड फॉर नथिंग इमेज से छुटकारा पाना होगा। काउंट कजार चौंकते हुए कहता है, क्या? क्रिश कहता है, मैं अपने किए पर सचमुच शर्मिंदा हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। काउंट कजार कहता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुम अपने लास्ट स्टंट के कुछ ही दिनों बाद विश्वास करते हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, मेरे वापस आने से पहले वह किस हाल में फंस गया था। मैंने इतनी सारी कहानियां सुनी हैं कि मैं एक भी चुन नहीं सकता। फिर क्रिश कहता है, आपका मुझ पर से ट्रस्ट उड़ जाने का फॉल्ट भी मुझ पर है। हालांकि 3 दिन पहले क्या मैंने यह नहीं बताया था कि मैंने अपनी मेमोरीज का एक पार्ट खो दिया है? उन मेमोरीज को रिगेन करने के लिए मैंने अपने पिछले कामों पर विचार किया और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितने गलत तरीके से अपनी लाइफ जी रहा था। मेरा दिल इसकी सच्चाई से धड़कता है। काउंट कजार कहता है, मैंने तुम्हारे बहाने काउंटलेस बार सुने हैं। क्रिश कहता है, यह सही है, केवल शब्दों से बनाए गए बहाने कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मैं आपको अपने कामों से आगे बढ़कर दिखाऊंगा। प्लीज मुझे पनिशमेंट केव भेज दीजिए, मैं वहां 1 महीने तक रहूंगा और आपको अपना एक अलग रूप दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पनिशमेंट केव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हाई स्टेटस वाले शैतानों के लिए प्रिजन है। यह एक ऐसा प्लेस है जहां न केवल लाइट नहीं है, बल्कि आपके 5 सेंसेस भी ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ दिन किसी के ब्रेन को शांत करने के लिए काफी होते हैं।
हालांकि अभी मेरे लिए यह बिल्कुल सही है। मुझे दूसरों की आंखों से बचने के लिए कोई जगह चाहिए। काउंट कज़ार कहता है, क्या तुम 1 महीने के लिए खुद को पनिशमेंट केव में कैद रखने जा रहे हो? मुझे डाउट है कि तुम आधा दिन भी नहीं टिक पाओगे। क्रिश कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह कितना डिफिकल्ट प्लेस है। हालांकि मुझे लगता है कि यह मिनिमम है। फादर, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। लेकिन तभी काउंट गजार कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि हमने यह कन्वर्सेशन कितनी बार की है? हर बार तुमने मुझे केवल निराश ही किया है। लेकिन ठीक है, मैं भी खेलूंगा और तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। हालांकि अगर पूरे 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं बदलता तो मैं तुम्हें क्लैन से निकाल दूंगा। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, यह तो मुझे मौत की सजा होगी। ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जो एक बार जब मैं क्लैन की प्रोटेक्शन खो दूंगा तो क्रिश्चियन की जान लेने का एम बनाएंगे। फिर क्रिश कहता है, मैं समझ गया, बट अगर मैं यह साबित कर सकूं कि मैं बदल गया हूं, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट ग्रांट करे। काउंट कजार कहता है, तुम एरोगेंट लग रहे हो, जैसे कि तुमको यकीन है कि तुम बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाओगे। लेकिन ठीक है, अगर तुम मुझे दिखा सके कि आपने एक नया लीफ खोला है तो मैं आपकी कोई भी रिक्वेस्ट ग्रांट करूंगा। और वहां से जाते हुए कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा कभी होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिश जाने के लिए रेडी होकर बैठा होता है। तभी काउंट कजार का बटलर हाफ वैम्पायर कहता है, यंग मास्टर, पनिशमेंट केव रेडी कर दी गई है। क्रिश कहता है, अच्छा ऐसा है। तभी हम देखते हैं कि कुछ सर्वेंट्स बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है, वह गुड फॉर नथिंग अपनी इच्छा से पनिशमेंट केव में एंटर कर रहा है। अब वह किस तरह की योजना बना रहा है? क्या तुमको हाल ही का इंसिडेंट याद है जब उसने पॉइजन क्लैन की यंग लेडी को इंसल्ट किया था? क्या तुम्हारा मतलब उस इंसिडेंट से है जिसके लिए काउंट को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी पड़ी? हाँ, कितना एम्बैरेसिंग है एक राइवल क्लैन के अगेंस्ट अपना सम्मान बचाना। हाँ, वह गुड फॉर नथिंग कब मैच्योर होगा? मैं शर्त लगाता हूँ कि कभी नहीं। तुमको क्या लगता है कि वह पनिशमेंट केव में कितने टाइम तक रहेगा? मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तभी हम देखते हैं कि कोई क्रिश को छुप कर देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पनिशमेंट केव के आगे पहुंचने के बाद बटलर कहता है, हम पहुंच गए यंग मास्टर। क्रिश डेथ नाइट्स को देखते हुए मन में कहता है, डेथ नाइट्स को गार्ड के रूप में यूज करना मैजिक एम्पायर के लिए कितना सुटेबल है। खैर, जब तक यह किसी को केव में एंटर करने से रोकता है, तभी कोई पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, बिग ब्रदर। क्रिस उसे देखकर कुछ सोच में पड़ जाता है और मन में सोचते हुए कहता है, यह फैमिलियर फेस, यह तो क्रिश्चियन का बायोलॉजिकल यंगर ब्रदर है एंड एक मॉडल स्टूडेंट है, थेरन वैन बैरन कजार। फिर वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी थेरन क्रिस पर स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है और क्रिस उसे घूर कर देखने लगता है। फिर भी वह स्वॉर्ड को पॉइंट आउट करे रखता है और क्रिश बाहर से तो डोमिनेटिंग लग रहा होता है लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है। क्रिश कहता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे फेयरवेल देने आए हो। थेरन कहता है, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि आप फैमिली के लिए अपमान है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बुरा काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने फिर से हमारी फैमिली के सम्मान को ठेस पहुंचाई तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। क्या आप समझे? यह मेरी फाइनल वार्निंग है। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है, यह पक्का वही होगा जिसके लिए क्रिश्चियन मरा। मैं थेरन से पर्सनली एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान पहले भी मिल चुका हूँ। वह एक शैतान था जो कर्स्ड मैजिक के लिए फेमस था। फिर क्रिस कहने लगता है कि वह बचपन से बहुत प्यारा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने लगन से ट्रेनिंग की है। लेकिन क्रिस गुस्से से बोलता है, इसे हटाओ। तुम मेरे सामने एक बिगड़ैल बच्चे के अलावा कुछ नहीं हो जिसने एज ऑफ डिस्ट्रक्शन का सबसे बुरा दौर देखा है। थेरन गुस्से से कहता है, क्या कहा आपने? क्रिश कहता है, मैं समझ गया, तो चलो। थेरन कहता है, मैं सीरियस हूँ यदि आप। लेकिन क्रिश सुने बिना वहां से पनिशमेंट केव के अंदर चला जाता है और थेरन बाहर चिल्लाता रह जाता है, यह एटीट्यूड क्या है? फिर हम देखते हैं क्रिश पनिशमेंट केव के अंदर आ गया होता है और बहुत डार्कनेस होने के कारण वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा होता है और मन में सोचते हुए कहता है,
मैं कुछ भी देख या सुन नहीं सकता। मेरी उंगलियों के आसपास केवल एक हल्की सी सेंसेशन रह गई है। मुझे यकीन है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि प्रिजनर उन वस्तुओं को महसूस न कर सके जिन्हें वे अपने साथ लेकर आते हैं, नहीं तो वे भूख से मर सकते हैं। ऐसी जगह पर एक ऑर्डिनरी पर्सन जल्द ही मेंटली थका हुआ महसूस करेगा। हालांकि यह मेरे लिए बेतुका है। ट्रेजर हंटर के रूप में अपने टाइम पीरियड के दौरान मैंने इससे भी बदतर एक्सपीरियंस किया है और फाइव सेंसेस को बंद करना कुछ ऐसा है जो मैं चाहता था, क्योंकि यह मुझे अपने अंदर और अधिक देखने का मौका देगा। इसके बिना मैं इस टूटी हुई बॉडी को हील नहीं कर सकता। बेशक इसमें बहुत टाइम और लक की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेडिकल स्किल के साथ मुझे डिवाइन डॉक्टर के रूप में मास्टरी हासिल करने के लिए कष्ट सहना पड़ा। बोन्स को दबाने की स्किल्स को मैंने सर्कस में सीखी, बॉडी मॉडिफिकेशन टेक्निक से मॉडिफाई किया और फाइनली वेरियस डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले मैजिक स्टोन। यह निश्चित रूप से संभव है। मैं होनेस्टली सोचता था कि मैं मैजिक स्टोन नहीं पा सकूंगा क्योंकि वे एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक इलाइट क्लैन की शिष्टता है। उन्होंने मेरे अनुरोध पर ध्यान दिया, भले ही मैं एक बेकार व्यक्ति हूँ। फिर भी मेरी पिछली लाइफ में इवान और मुझे उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हाँ, शुरुआत व्हाइट मैजिक स्टोन से होगी जो टॉक्सिन्स को प्योरीफाई करेगा। यह एक बोरिंग बट एसेंशियल स्टेज है। इसके लिए मुझे अपनी बॉडी में जमा किसी भी टॉक्सिन्स को व्हाइट माना से केयरफुली क्लीन करना पड़ता है। छोटी सी गलती भी मेरी पूरी बॉडी में भयंकर दर्द पैदा कर देती है। तभी हम देखते हैं कि यह सब बताते बताते क्रिश सभी स्टेप्स को फॉलो करके उस व्हाइट मैजिक स्टोन को बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कुछ टाइम बाद कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काउंट कजार उस बटलर से पूछ रहे होते हैं कि क्रिश्चियन कैसा है। वह ओबिडेंटली पनिशमेंट केव में एंटर कर गया। मुझे चिंता है कि यह उसे इतना तोड़ देगा कि वह हेल्प के लिए पुकार भी नहीं सकेगा। क्या उसे वहां भेजना एक मिस्टेक थी? बचपन में उनका फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग था, तो फिर वह अचानक कैसे टूट गया? क्या उसके गिफ्ट ने उसे बहुत एरोगेंट बना दिया? कारण जो भी हो, मैं चाहता हूं कि वह पूरी तरह रियूनिट हो जाए या मर जाए। ऐसी दयनीय जिंदगी जीने से बेहतर है। फिर काउंट कजार मन में सोचते हुए कहता है, क्रिश ने क्या कहा था कि मैं आपको अपने कार्यों के माध्यम से दिखाऊंगा। काउंट कजार कहते हैं, नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। वह पहले ही हमें बहुत ट्रिक कर चुका है। काउंट कजार बटलर कोक से कहते हैं, जब वह अंदर गया तो क्या तुमने कुछ स्ट्रेंज देखा? कुछ भी मत छिपाओ, सभी डिटेल्स की रिपोर्ट करो। बटलर कॉक्स बताता है, सच में यंग मास्टर मैजिक स्टोन्स को अपने साथ केव में ले गए। उनमें एक ड्रीम स्टोन भी इन्वॉल्व है जो हेलुसिनेट पैदा करता है। चूंकि हमें इसके साइड इफेक्ट्स का पता नहीं है, इसलिए हमें इमीडिएटली केव ओपन करनी होगी। और तभी काउंट कजार गुस्सा होते हुए कहते हैं, नहीं, अगर ऐसा है तो उसे मरने के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हमें एक महीने बाद दिखाया जाता है, जहां काउंट पनिशमेंट केव के सामने खड़े होते हैं और मन में सोचते हुए कहते हैं, अब तक तो वह बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं क्रिश सही सलामत पनिशमेंट केव का डोर ओपन करके बाहर आ जाता है। यह देखकर काउंट चौंक जाता है। क्रिश कहता है, आप आए हो फादर, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या आप सरप्राइज्ड हैं? मैंने प्रूव कर दिया है कि मैं एक चेंज्ड पर्सन के रूप में लौटूंगा। काउंट मन में सोचते हुए कहता है, वो आंखें, उसने चाइल्डहुड से मुझे ऐसी नजर नहीं दिखाई थी। फिर काउंट क्रिश से कहते हैं, तो तुमने इसे सक्सेसफुली इंड्योर्ड किया? क्रिश हंसते हुए कहता है, क्या यह तारीफ है? काउंट कहता है, इतनी छोटी सी बात पर घमंड मत करो, मुझे अब भी तुम पर भरोसा नहीं है। क्रिश कहता है, इसका मतलब बस इतना है कि मुझे और ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। और मन में सोचते हुए कहता है, हाँ, कितना कठोर बूढ़ा आदमी है। वह सोचता होगा कि मैं गुफा में बड़ी मुश्किल से रह पाया, लेकिन सच यह नहीं है। मैं ट्रेनिंग में इतना बिजी था कि मेरे पास बोर होने का टाइम ही नहीं था। सबसे पहले मैंने अपने लिए ऑप्टिमल बॉडी बनाई ताकि मैं स्वॉर्डमैनशिप में मास्टर हो सकूं। व्हाइट माना स्टोन के कारण मेरी बॉडी के हर एक सेल्स में लाइफ फूट पड़ी। इसके अलावा ड्रीम स्टोन एक गेम चेंजर था। क्रिश मन में सोचते हुए बताता है कि जब मैंने यह कहा था कि मैं माना स्टोन ले जाऊंगा, यह सुनकर बटलर कॉक्स घबराते हुए कहता है, क्या आप
सचमुच उसे पनिशमेंट केव में ले जा रहे हैं? यंग मास्टर, बटलर ने मुझे नारकोटिक मानास्टोन ले जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे खुशी है कि मैं जिद्दी बना रहा। हेलुसिनेशन के कारण मेरे मेटामॉर्फोसिस में लगने वाला टाइम काफी कम हो गया। इसके अलावा मैंने 2 कोर भी बनाए। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अभी डींग न मारूं, क्योंकि सिद्धांत रूप से मैं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। फिर क्रिश कहता है, फर्स्ट स्टार स्पेल लाइट, और क्रिश के हाथ में लाइट ग्लो करने लगती है। जो कुछ भी हो, मैं अब भी एक फ्रीकिंग जीनियस हूँ। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने अपने लाइट कोर को छिपाने के लिए अपने डार्कनेस कोर का उपयोग किया। अगर शैतानों को यह पता चल गया तो वे बहुत हंगामा मचा देंगे। यहीं खत्म होने वाली बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर हमें एक डार्क स्टोन दिखाया जाता है, जिसके बारे में सोचकर क्रिश हंसते हुए कहता है, तुम मुझे ड्रीम स्टोन दे रहे हो? क्या गड़बड़ है? कोई मुझे नशे में धुत करके मुझे तोड़ने की उम्मीद कर रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी अगली छलांग के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल करूंगा। फिर हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं। क्रिश कहता है, चूंकि मैंने अपना वादा निभाया, मुझे एक रिक्वेस्ट करने के लिए अलाउ करे। काउंट कजार कहता है, बोलो। क्रिश कहता है, प्लीज मुझे ब्लैक ड्रीम नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड का उपयोग करने दे। तभी काउंट गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे गुड फॉर नथिंग के लिए वहां कोई प्लेस नहीं है। वे डार्क मैजिक क्लैन का समर्थन करने वाले नाइट्स के 3 ऑर्डर्स में से एक हैं। तुमको यह जरूर पता होना चाहिए, केवल सबसे इलाइट नाइट्स ही वहां अपनी स्किल्स डिस्प्ले कर सकते हैं। क्रिश कहता है, मैं केवल ट्रेनिंग ग्राउंड बोरो कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि ब्लैक ड्रीम नाइट्स की ब्रेवरी को देखना मुझ पर अच्छा इंप्रेशन डालेगा। मैं उनके ऑर्डर में शामिल नहीं होना चाहता। यह सुनकर काउंट कजार सोच में पड़ जाता है, फिर मुड़ते हुए कहता है, ठीक है, मेरी वार्निंग पर ध्यान दो। नाइट्स के सामने डिसग्रेसफुली बिहेव न करे, वरना क्रिश कहता है, समझ गया। एक और बात है जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वह बात हमें नहीं बताई जाती कि क्रिश ने क्या रिक्वेस्ट की। नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक ड्रीम नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां क्रिश को सभी ड्रीम नाइट्स देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या यह फुलिश यंग मास्टर नहीं है? क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, वे एक काउंट के बेटे को खुलेआम बदनाम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम मैजिक एम्पायर में हैं, जहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्टेटस से मोर इम्पोर्टेंट। ईमानदारी से कहूं तो यहाँ आने के पीछे एक और कारण है। हमें फिर वही सीन दिखाया जाता है जहां क्रिश अपनी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए कहता है। क्रिश कहता है, क्योंकि जब मैंने लाइब्रेरी जाने के लिए कहा तो काउंट ने मुझे कहा था कि यदि तुमको डिप्टी कमांडर मेलिन का रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए तो मैं तुमको की दे दूंगा। लाइब्रेरी में एंटर करना मेरी सेकंड रिक्वेस्ट थी। यह वह प्लेस है जहां काउंट कजार के हाउस के सभी डार्क मैजिक के ग्रीमोर्स स्टोर्ड हैं। डार्क मैजिक सीखने के लिए मुझे एक्सेस जरूर प्राप्त करना होगा। फिर क्रिश काउंट कजार से कहता है, मैं समझ गया, लेकिन आपने कंडीशन क्यों जोड़ी? मैं अब भी क्लैन का मेंबर हूँ। काउंट कहता है, तुम शायद भूल गए होगे, तुमने ब्लैक मार्केट में एडवांस ग्रीमोर्स को बेचने की कैसे कोशिश की थी, वह भी लो प्राइस पर। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, आखिर मेरी बॉडी ने कैसी लाइफ जी है? वह सचमुच एक लोली और गुड फॉर नथिंग पर्सन है। वैसे भी मेरी टॉप प्रायोरिटी डिप्टी कमांडर की रिकमेंडेशन प्राप्त करना होनी चाहिए। तभी एक नाइट कहता है, यह ऐसा प्लेस नहीं है जहां तुम जैसे कीड़े कैजुअली आ सके। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, थेरन, यह फिर से कितनी परेशानी वाली बात है। क्रिश स्माइल करते हुए कहता है, सच में यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थेरन कहता है, यह आपकी लास्ट वार्निंग है, वापस जाओ। मैं जानता हूँ कि आप उस लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहोगे जिसे आपने पनिशमेंट केव में बड़ी मुश्किल से बचाया था, है ना? क्रिश कहता है, थेरन, क्या तुम सचमुच उन शब्दों पर स्टैंड रह सकते हो? तभी थेरन कहता है, फादर ही वह पर्सन है जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करने के लिए अलाउ किया। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, क्या फादर ने यह किया? तभी कोई पीछे से कहता है, मैं काउंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं, डिप्टी कमांडर मेलिन होती है। कमांडर कहती है, तुम ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं हो, यंग मास्टर क्रिश्चियन। क्रिश घबराते हुए पीछे मुड़कर देखता है कि डिप्टी कमांडर मेलिन होती है।
यह कम से कम 4 स्टार डार्क एनर्जी है। ऐसा लगता है कि वे शुरू से ही मुझे डराना चाहते थे, लेकिन मैं इस तरह की थ्रेट्स का आदी हो चुका हूँ। तभी क्रिश डिप्टी कमांडर को देखते ही ग्रीटिंग्स करने लगता है। कमांडर मन में सोचते हुए कहती है, क्या उसने मेरी डार्क एनर्जी का सामना किया? क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, क्योंकि डिप्टी कमांडर भी इसमें शामिल हो रही हैं, इसलिए इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड का उपयोग करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। तभी थेरन कहता है, आप कह रहे हो तो प्रूव करें। क्रिश कहता है, क्या मैं यहाँ प्रेजेंट शैतानों में से किसी एक के खिलाफ लड़कर जीत जाऊं? तुम्हारे जोक्स बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं यह मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। इसके बजाय मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम डार्क एनर्जी का यूज करने से बचो। जैसे कि तुम जानते हो, मेरी भ्रष्ट लाइफस्टाइल के कारण मेरी डार्क एनर्जी की क्षमता उससे बहुत कम हो गई है, जो होनी चाहिए थी। यदि संभव हो तो मैं बिना किसी वेपन से ड्यूल करने के लिए प्रेफर करूंगा। डिप्टी कमांडर कहती है, यहाँ तक कि ड्यूल के लिए भी हम हायर को हर्ट नहीं करना चाहते। यह काफी ट्रबलसम है। क्या तुमको लगता है कि तुम बिना किसी वेपन के ड्यूल में जीत पाओगे, यंग मास्टर? क्रिश कहता है, हमें इस बारे में देखना होगा। अब मुझे अपना अपोनेंट किसे चुनना चाहिए? क्रिश चुटकी बजाते हुए कहता है, थेरन। ऐसा करेंगे कि मुझे तुमसे ड्यूल करना चाहिए। थेरन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डिप्टी कमांडर कहती है, मैं समझती हूँ कि बेहतर होगा कि तुम एक अधिक सुटेबल अपोनेंट ढूंढो। क्या तुम जानते हो कि यंग मास्टर थेरन का लेवल सेकंड स्टार है ना? एक ऐसा लेवल जिस तक कोई भी ऑर्डिनरी 13 ईयर चाइल्ड नहीं पहुंच सकता। यदि आप में इसके लिए रॉ टैलेंट नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 13 ईयर्स के हो या 23 ईयर्स के। तुम सत्ता के लेवल की सरफेस को भी नहीं छू पाओगे। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी बास्टर्ड नहीं हूँ। क्रिश कहता है, नहीं, अगर मुझे किसी भी तरह से खुद को साबित करना है तो मुझे मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन से फाइट करनी होगी। मुझे लगता है कि उनसे लड़ना सबसे अच्छा होगा। अब फिर तुम क्या कहते हो? तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता है ना? थेरन कहता है, मैं ड्यूअल एक्सेप्ट करता हूँ। फिर सभी नाइट्स फाइट देखने के लिए सर्कल में खड़े हो जाते हैं। तभी सभी नाइट्स में से कोई कहता है, यंग मास्टर थेरन उस बास्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। यदि आप उसे एक ही टुकड़े में वापस भेज देंगे तो आज हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। क्रिश कहता है, डिप्टी कमांडर, हम विनर का फैसला कैसे करेंगे? क्या हम तब तक फाइट करेंगे जब तक कि अपोनेंट सरेंडर न कर दे? कमांडर मन में सोचते हुए कहती है, कितना ढीठ, उसे अपनी जगह भी नहीं मालूम। यह बहुत उबाऊ है। चलो तब तक चलते हैं जब तक कि एक पक्ष लड़ने के काबिल न रहे। अब जब बात यहाँ तक पहुंच आई है तो अच्छा होगा कि यंग मास्टर थेरन उसके एक या दो पैर काट कर उसे अपंग बना दे। तभी क्रिश एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे क्या तुमने रूल सुने? तुम क्या करने वाले हो? वे कह रहे हैं कि तुमको सीरियस पिटाई का सामना करना पड़ेगा। थेरन गुस्सा करते हुए कहता है, तुम ढीठ मूर्ख, मैं यह श्योर करूंगा कि तुम फिर कभी ऐसा मुंह नहीं चलाओगे। थेरन इतना कहता ही है, तभी क्रिस उस पर एक जोरदार पंच मार देता है। पंच खाने के बाद आप देख ही सकते हैं थेरन की हालत। क्रिश कहता है, क्या बात है, फाइट तो शुरू हो चुकी है। थेरन अपना मुंह पोंछते हुए क्रिश की तरफ गुस्से से देखने लगता है और क्रिश पर पंच मारते हुए कहता है, चुप रहो, ईमानदारी से कहें तो यह प्रैक्टिकली चीटिंग है। एक ऐसे शैतान के रूप में जो अभी तक फर्स्ट स्टार तक भी नहीं पहुंचा है, मेरे पास डार्क एनर्जी वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मौका नहीं है। और क्रिश पर अटैक करते हुए कहता है, लेकिन बेयर हैंडेड ड्यूल में, और वह अटैक मिस हो जाता है। क्रिश थेरन को पंच मारते हुए मन में सोचने लगता है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काउंटलेस बैटलफील्ड्स पर फाइट की है। इसके अलावा यदि हम केवल पनिशमेंट केव में प्राप्त लाइट पावर्स के डोमिनेंस की गणना करें तो तुम्हारा यह बड़ा भाई पहले से ही थर्ड स्टार पर है। तभी सभी नाइट्स में कोई कहता है, मैंने अभी क्या देखा? पंच लगने के बाद थेरन दर्द के कारण झुक जाता है। क्रिश थेरन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे मत बताओ, तुम रो रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चेस्ट पर फूंक मारूं? थेरन कहता है, तुमने कौन सी चाल चली? क्रिश मन में हंसते हुए कहता है, उसे इस स्टेट में देखना बहुत रिफ्रेशिंग देने वाला है। क्रिश कान में उंगली मारते हुए कहता है,
कोई ट्रिक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या यह सिर्फ इतना ही नहीं है? तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो। थेरन गुस्से में कहता है। फाइन। क्रिश थेरन का और मजाक उड़ाते हुए कहता है। तुमने क्या कहा? तुम बहुत शांत हो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी थेरन अपने हाथों में डार्क एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, और क्रिश पर अटैक कर देता है। क्रिश उसे डॉज करते हुए कहता है, ओह, तुम बहुत तेज हो। हाँ, यही स्प्लिट होनी चाहिए। एंड थेरन क्रिस पर लगातार पंच मारने लगता है। क्रिस उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है, लेकिन और अपने वियर हैंड से ही उस डार्क एनर्जी वाले पंच को रोक देता है। यह देखकर थेरन चौंकते हुए कहता है, मेरी डार्क एनर्जी। तभी क्रिस थेरन को पंच मारते हुए कहता है, फाइटिंग पूरी तरह से इंस्टिंक्ट पर आधारित है। पंच लगते ही थेरन के मुंह से ब्लड आने लगता है और दूर जाकर ग्राउंड पर गिरता है। यह देखकर सभी ब्लैक ड्रीम नाइट्स चौंकते हुए कहते हैं, क्या यंग मास्टर थेरन ने अपना गार्ड डाउन कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपने डार्क एनर्जी वापस ले ली हो, क्योंकि वह चिंतित था कि कहीं वह बास्टर्ड इंजर्ड न हो जाए? सही है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं होगा। बट यह सब देखकर डिप्टी कमांडर मेलिन शॉक हो जाती है। क्रिश कहता है, आप क्या कहते हैं? क्या यह प्रूव करने के लिए इनफ है कि मैं क्वालिफाइड हूँ? डिप्टी कमांडर हाँ कहती है। इसलिए क्रिस उनका धन्यवाद करता है और मन में सोचते हुए कहता है, गुड, यह काम कर गया। लेकिन बाहर से क्रिस मुस्कुरा रहा होता है। अब मैं सब डेवोर कर जाऊंगा, स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक दोनों। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, क्रिस कहता है, मैं डार्क मैजिक में फर्स्ट स्टार तक पहुंच गया हूँ। क्योंकि मैं अभी भी पूरी तरह से डार्क एनर्जी को हैंडल करने का आदी नहीं हूँ, और क्रिश्चियन द्वारा बहुत रेजिड्यू बचा हुआ है। इसमें मेरी एक्सेप्टेशन से अधिक टाइम लगा। जहां तक एक ही टाइम में लाइट पावर का यूज करने की बात है, तो इसके लिए मुझे अपना लेवल और रेज करना होगा। और क्रिश फिर सर्वेंट बेल बजाते हुए किसी को बुलाने लगता है। अगले ही सेकंड कोई टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। वह आते ही कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया माय लॉर्ड? हमें बताया जाता है इस सर्वेंट का नाम मैरी है, जो क्रिस के लिए असाइंड की गई मेड है। क्रिस कहता है, यह सोचना कि एक हाई लेवल की इवल स्पिरिट बैंशी को मेड के रूप में यूज कर रहे हैं। हालांकि यह सच है कि क्रिश्चियन के लगातार परेशान करने के कारण ही वे इसका उपयोग नहीं कर सके। मैं बाद में डेफिनेटली उसे रिप्लेस कर दूंगा। मुझे थोड़ा जूस दे दो, मैं इसे पी लूंगा और फिर ट्रेनिंग के लिए निकल जाऊंगा। मेड कहती है, क्या मुझे ह्यूमन ब्लड से जूस प्रिपेयर करना चाहिए? क्रिश कहता है, इसे स्ट्रॉबेरी के साथ बनाओ। फिर वह स्प्रिट क्रिस के क्लोज आकर डरावने तरीके से कहती है, ब्लड जूस सूपन टेस्ट में अच्छा है। फिर क्रिश कहता है, मैंने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। तभी कोई आवाज लगाते हुए कहता है, यंग मास्टर, हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बटलर कॉक्स होता है। बटलर क्रिस को कहता है, आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, हालांकि अभी बहुत सुबह है। मुझे चिंता है कि आप स्वयं पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे। हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे खुशी और प्राउड है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं। बटलर कहता है, मैं कॉक्स आप पर तब भी बिलीव करता रहा जब बाकी सभी पर्सन आप पर उंगली उठाते रहे। क्रिस गुस्सा होते हुए कहता है, अरे, मैंने कभी भी तुमसे मुझ पर बिलीव करने के लिए नहीं कहा। तुम होते कौन हो यह डिसाइड करने वाले कि तुम मुझ पर बिलीव करते हो या नहीं? यह सुनकर बटलर कॉक्स घबरा जाता है। बटलर झुकते हुए क्रिस से कहता है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैंने अपनी सीमा लांघ दी। यंग मास्टर, आपका ट्रेनिंग सेशन अच्छा रहे, और वहां से चला जाता है। क्रिश मन में सोचते हुए कहता है, वह आदमी, उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर क्रिश ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है। उसे देखकर सभी नाइट्स हैरान होने लगते हैं। क्रिश कहता है, ये लोग, उनकी आंखें पहले से भी अधिक नम्र दिख रही हैं अब, जबकि उनका गार्ड डाउन है। क्या मुझे उन्हें धीरे धीरे अपने पक्ष में करने का ट्राई करना चाहिए? फिर क्रिश अपना बैकग्राउंड पर फेंकते हुए स्वॉर्ड को स्विंग करने लगता है। यह देखकर एक नाइट डिप्टी कमांडर मेलिन के कैंप की ओर जाने लगता है एंड उन्हें आवाज लगाते हुए अंदर चला जाता है। वह नाइट कमांडर को रिपोर्ट करने लगता है कि यंग मास्टर क्रिस आज फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में आया है। कमांडर मेलिन मन में सोचते हुए कहती है, वह क्या प्लॉट कर रहा है? यंग मास्टर थेरन की मूवमेंट्स डेफिनेटली इंप्रेसिव थी, लेकिन यह सोचना कि वह
अपनी डार्क एनर्जी को सही टाइम पर डिस्पेल कर देगा? क्या उन्होंने बैटल के फ्लो को सही तरह से देखा? नहीं, वह अभी भी एक बास्टर्ड है। अब उनके लिए उस गैप को क्लोज करना इम्पॉसिबल है। फिर मेलिन कैंप से बाहर आते हुए कहती है, बहुत श्योर है, क्या हो रहा है? थेरन कहता है, डिप्टी कमांडर, यह तो बस एक नाइट्स के साथ छोटा सा कन्फ्लिक्ट है। तभी कोई कहता है, क्या हुआ? कैनन एक फर्स्ट स्टार शैतान है ना? कमांडर मेलिन कहती है, कोई रास्ता नहीं, क्या वह बास्टर्ड भी फर्स्ट स्टार तक पहुंच गया? क्रिश कहता है, मैं ग्रेट ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की रूमर्ड पावर्स देखना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। क्या कोई और नहीं है जो आगे आना चाहता हो? डेफिनेटली, आप किसी कॉवर्डली नाइट्स के ऑर्डर का विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना? तभी एक नाइट आगे आते हुए कहता है, मैं टोरिन से जाता हूँ। क्रिश कहता है, वे मेरे जाल में फंस गए हैं, तो फिर मेरे पास आओ। तभी वह नाइट क्रिस पर अटैक कर देता है। वैसे भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे ओबिडेंटली गुड फॉर नथिंग को नाइट्स की सीक्रेट टेक्निक सिखाएंगे। यदि ऐसा है तो मेरे पास इसे इस तरह चुराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वह ग्रिप, एंगल एंड फ्लूइड फुटवर्क है, तो यह वही मड स्वॉर्डमैनशिप है जिसके बारे में मैंने केवल रूमर्स में ही सुना था। शायद अगर मैं इसे इसी तरह से करूं तो यह काम करेगा और उस वुडन स्वॉर्ड से ही उस नाइट पर अटैक कर देता है। यह देखकर मेलिन हैरान हो जाती है। क्रिस स्माइल करने लगता है और उस नाइट को डिफीट करके उस पर बैठ जाता है। मेलिन हैरान होते हुए मन में सोचने लगती है, कोई रास्ता नहीं, वह बास्टर्ड एक्चुअली में इतना स्ट्रॉन्ग था। क्या उसका डार्कनेस कोर रियूनिट नहीं हुआ था? वह फर्स्ट स्टार तक कैसे पहुंचा? तो मैं तब तक गलत नहीं थी। तभी क्रिश कहता है, कितना डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा लगता है कि मुझे नाइट्स पर बहुत अधिक फेथ था। यदि आपकी स्किल्स इतनी पैथेटिक है तो मैं कहूंगा कि आपके डिप्टी कमांडर पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी कमांडर के साइड में खड़ा नाइट कहता है, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? वह क्रेजी बास्टर्ड। कमांडर मेलिन कहती है, यंग मास्टर, मैं समझती हूँ कि आप इस अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री से खुश हैं, लेकिन क्या आप कुछ ज्यादा ही उत्साहित नहीं हो रहे हैं? क्रिश कहता है, तो ठीक है, कैसा होगा यदि डिप्टी कमांडर मुझे दिखाए? कमांडर मेलिन गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है, ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की स्किल्स, और एक स्वॉर्ड स्लैश क्रिस के साइड में कर देती है। हम देख ही सकते हैं कि वह स्वॉर्ड अटैक कितना स्ट्रॉन्ग था। फिर कमांडर मेलिन क्रिस की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहती है, तुम बास्टर्ड, मैं तुम जैसे किसी व्यक्ति से एक सेकंड में निपट सकती हूँ। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय एंड सायनारा।